बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू वही पाकिस्तान और चीन और इंडिया के हवाले से है और हमने ये देखना है कि चीन जो नया वर्ल्ड आर्डर बना रहा है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी। क्या इंडिया अगर इस इत्तेहाद में, इस न्यू वर्ल्ड आर्डर में शामिल होता है एक फ़आल पार्टनर के तौर पर, तो क्या पाकिस्तान इससे बाहर रहेगा, और क्या पाकिस्तान इससे बाहर रहे तो चीन अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लेगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि चीन दुनिया पर बालादस्ती चाहता है और वो अमेरिका का एक बड़ा हरीफ बनकर सामने आया है। पहले भी हरीफ था, लेकिन इस मरतबा वो जैसे ये कह रहा हो कि मैं भी आपकी टक्कर का हूँ। इससे पहले चीन का लहजा, चीन का रवैया इस तरह का नहीं था। अब इसने वो जापान के साथ जंग की 80वीं सालगिरह जिसमें जापान को शिकस्त हुई थी, उसके मौके पर जो चीन ने परेड की है, इतनी बड़ी परेड इससे पहले चीन में कभी नहीं हुई और इसमें हर तरह के हथियार रखे गए और जो सूरत हाल नक्शा बन रहा है उस पर अमेरिका और यूरोप दोनों परेशान हैं और यूरोप से ज़्यादा अमेरिका परेशान है। यूरोप के पास चीन के साथ को एग्जिस्टेंस के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका को नज़र आ रहा है कि अब वो चैलेंज होने जा रहा है। पहली मरतबा उसकी जो बालादस्ती 1990 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद जो बालादस्ती ने यकतरफ़ा शक्ल इख्तियार कर ली थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि दुनिया अब यूनिपोलर हो गई है, यानी एक ही कुतुब है और वो अमेरिका है, वही सारी दुनिया को चला रहा है। लेकिन चीन पेशगोई तो की जा रही थी कि चीन थ्रेट बनकर आएगा, चीन चैलेंज बनकर आएगा, और अब वो चैलेंज बनकर सामने आ गया है। और उसने, मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती, एक 20,000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल उसने बनाया है। ये वो किस पर चलाएगा, क्योंकि अमेरिका तो उससे 15,000 किलोमीटर होगा बहरुल काहिल के रास्ते से ज़्यादा। तो ये यानी ये भी एक जुनून होता है, यानी कुछ भी फ़ायदा नहीं। 20,000 किलोमीटर तक वार जो मिसाइल करेगा उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं है। तो लेकिन ये एक जुनून होता है जंगी, और चीन पर जंगी जुनून तारी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि इस मरतबा हकीकी तौर पर ख़तरा पैदा हो गया है कि चीन ताइवान पर हमला कर देगा। इससे पहले वो अमेरिका की टक्कर का नहीं था, अब वो समझ रहा है कि हम अमेरिका की टक्कर के हैं या उसके करीब आ गए हैं। अगर नहीं भी करीब आए तो कम से कम इस इलाके में अमेरिका को शिकस्त देने की सलाहियत हमने हासिल कर ली है। इसलिए कि अमेरिका के साथ चीन की बड़ी जंग कोई अमेरिका में तो नहीं होनी है, जो भी जंग होनी है वो इस खित्ते में होनी है। और ख़ित्ते में अमेरिका के अड्डे हैं, जापान में अड्डे हैं, ताइवान में अड्डे हैं, जनूबी कोरिया में अड्डे हैं, फ़िलिपाइन में अड्डे हैं, कुछ दूसरे जजीरों पर अड्डे हैं। एक महीना पहले चीन ने अपने तैयारे जापान के अंदर भेजे अमेरिकी अड्डों पर। वो अमेरिकी अड्डों का चक्कर लगाकर वापस आ गए और वो इतने स्टील तैयारे थे, इतने ज़्यादा उनका जो मख्फी होने की जो सलाहियत थी इतनी ज़्यादा थी कि अमेरिका को उनका पता ही नहीं चला। और अमेरिका के लिए शर्मिंदगी ऐसी हुई कि बाद में अमेरिका ने इन रिपोर्टों पर कोई तबसरा ही नहीं किया, वरना वो ये कह सकता था कि नहीं हमें पता चल गया था, लेकिन उसने ये भी नहीं कहा और बात पर कोई कमेंट भी नहीं किया। ये इस बात की एक अलामत थी कि चीन ने जो मंसूबा बनाया है वो चेक कर रहा है कि हम अमेरिका के अड्डों पर उसे दिखाई दिए बगैर हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसने ये जांच कर ली और उसे श्योरिटी मिल गई कि हाँ हम हमला कर सकते हैं। और ताइवान चीन के साहल के पास है, चीन अपनी बर्री फ़ौज भी उतार सकता है, फ़ज़ाई हमला भी कर सकता है, बहरी हमला भी कर सकता है। उसे रोकने के लिए अमेरिका अपने अड्डों से फ़ौज को रवाना करेगा और वो चीन की जद में आ जाएंगी। ये मेरा एक मुमकिन तजज़िया है, और कहने का मतलब ये है कि अब चूँकि चीन को ये गारंटी मिल चुकी है कि वो अमेरिका को उसकी फ़ौजों की नकलो हरकत से पहले ही हिट करने की सलाहियत उसने हासिल कर ली है, तो वो अब ताइवान पर हमला कर सकता है। और पिछले महीने शायद 3 हफ्ते हो गए, चीन का एक बयान भी आया था कि दुनिया को ताइवान के इशू से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अब दुनिया में एक फ़ज़ा बना रहा है, एक माहौल बना रहा है कि जिसमें वो ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान ज़ाहिर एक छोटा मुल्क है, 1.5-2 करोड़ की 2.5 करोड़ की आबादी है। चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, उसी लिहाज से दोनों की फ़ौजें हैं। ताइवान की जो ताकत है, ताइवान की जो सलामती की गारंटी है, वो उसकी अपनी फ़ौज कम और इलाके में अमेरिकी मौजूदगी ज़्यादा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं।
इस नुमाइश से अमेरिका परेशान हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और अब अमेरिका और यूरोप के मीडिया में जो बात हो रही है वो ये है कि दुनिया एक नए वर्ल्ड आर्डर की तरफ जा रही है, और ये वर्ल्ड आर्डर होगा चीन, रूस और शुमाली कोरिया, और इसमें भारत भी शामिल होगा। भारत भी शामिल होगा, इस बारे में मैं एक तफसीली प्रोग्राम कर चुका हूँ। इसमें थोड़ा मज़ीद अर्ज़ ये करना है कि ये अमलन तो ये इत्तेहाद पहले ही कायम है। ये जो 3 मुल्क हैं, शुमाली कोरिया, चीन और रूस, इत्तेहादी हैं। यूक्रेन की जंग में चीन रूस को रकम दे रहा है, पैसे दे रहा है, और शुमाली कोरिया फ़ौज दे रहा है, और ये इत्तेहाद तो पहले से कायम है। लेकिन अब इसमें जब अगर ये भारत को शामिल कर लेते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक इतनी बुरी खबर होगी कि जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक बात तो क्लियर है कि नई सफ़बंदी में अमेरिका के पास भी बहुत बड़े बड़े दिमाग हैं। हमारे यहाँ तो हल्के हैं ना, जो बहुत दिन रात ये कहते हैं कि अमेरिका टूटने वाला है, अमेरिका का ज़वाल शुरू हो गया। मेरा ख्याल है अमेरिका को कमज़ोर पड़ते पड़ते भी अभी निसफ सदी लग जाएगी। अमेरिका इतनी ज़्यादा ताकत और इतनी ज़्यादा तरक्की का हामिल मुल्क है, उसके पास इतनी ज़्यादा दौलत है, इतने ज़्यादा वसाइल हैं कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और वो मज़ीद वसाइल हासिल करने की प्लानिंग पर भी अमल कर रहा है। तो अमेरिका का ज़वाल इतनी जल्दी नहीं। टेक्नोलॉजी में उसकी अब भी चीन पर बढ़तरी है, बढ़तरी में कमी आ रही है, यानी जो गैप था चीन और अमेरिका के दरमियान वो कम हो रहा है। ख़ास तौर पर जो 3-4 मैदान ऐसे हैं जिसमें चीन बिल्कुल अमेरिका के बराबर आ गया है। उसमें एक तो ये हवाई जहाज़ों की टेक्नोलॉजी। अब दुनिया का कोई दिफाई मुबस्सर ये दावा नहीं कर सकता कि अमेरिका का जो लेटेस्ट किस्म का जो जहाज़ है नई जनरेशन का वो बेहतर है या चीन का बेहतर है। आसानी से वो फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह मिज़ाइलों में भी चीन अमेरिका से कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। चीन के मिज़ाइल भी बहुत मौसर है। फिर डिफेंस को जो डिटेक्ट करने का, ख़तरे को डिटेक्ट करने का जो सिस्टम है, और उसको फिर रिस्पांस देने का जो सिस्टम है, एयर शील्ड जिसे कहते हैं, डिफेंस शील्ड, उसमें भी चीन ने तकरीबन अमेरिका की तकरीबन बराबरी इख्तियार कर ली है। इसके अलावा चीन ने तामीराती और कंप्यूटर सलाहियतों में अमेरिका बाद शोबों में तो अमेरिका से आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन का जो हैरत अंगेज़ निज़ाम उसने किया है, रेलवे का निज़ाम, पुलों का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, उसे देखकर तो यकीन ही नहीं आता कि ये हम सचमुच देख रहे हैं या ये कोई साइंस फिक्शन की फ़िल्म है जिसमें मसनूई सेट लगाए गए हैं। इस तरह की तरक्की उसने की है। और फिर कंप्यूटर में आपने देखा कि वो अमेरिका से बेहतर चीज़ें बना रहा है और सस्ती भी बना रहा है। तो ये सारा पस मंज़र इस बात का है कि चीन अब वो नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले सोचा जा रहा था कि चीन कहाँ तक जा सकता है। चीन उससे बहुत आगे निकल गया। तो अमेरिका के लिए एक हकीकी ख़तरा पैदा हो गया है। अच्छा, अब इसमें जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि चीन भारत की तरफ बड़ी खुसूसी तवज्जो दे रहा है। हमारे यहाँ तो तजिया हुब्बुल वतनी के जज्बे से लोग करते हैं ना, उसमें फिर हक़ाइक़ को गोल कर देते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि ये जो परेड थी इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूद थे, नरेंद्र मोदी को तो बुलाया नहीं गया, ये भारत की बेइज्जती हो गई। असल में भारत जापान का इत्तेहादी है और भारत की तरफ से चीन को ये कन्वे कर दिया गया था कि इस नुमाइश में आपने हमें दावत नहीं देनी, एम्बेरसमेंट पैदा होगी, और चीन ने दावत नहीं दी। और मोदी इसीलिए कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही भारत आ गए, क्योंकि जापान के साथ इंडिया का बहुत बड़ा जराना है। और आपके इल्म में है कि जापान ने हर फोरम पर भारत का साथ दिया है, पाकिस्तान की उसने मुखालफत की है कई मकामात पर, कई मौक़े पर। तो ये बात थी। लेकिन भारत को खुसूसी तवज्जो दी गई है, और ये जो बड़े बड़े फ़िक्रे मैंने पिछले व्लॉग में बताए थे कि वो बहुत बड़े फ़िक्रे हैं। अब भारत तैयार हो गया है कि वो चीन के साथ तलखी कम करेगा। ये पहला कदम है भारत और चीन के दरमियान करीब आने का। तलखी कम की जाएगी और वो बात हो सकती है, उसके इशारे भी मिल रहे हैं कि शायद ये जो सरहदी तनाज़ात हैं इनको जूं का तू रख कर आगे बढ़ा जाए। अगरचे भारत के अंदर मोदी की बहुत कमबख्ती आई है, इसको सरेंडर का ताना दिया जा रहा है, बहुत गालियां पड़ रही हैं, इसका वोट बैंक भी मुतासर हो सकता है। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि भारत भी नहीं चाहता कि चीन से जंग छिड़े और कशीदगी की फ़ज़ा कायम रहे, और चीन भी अब ये चाहता है कि भारत के साथ ही क्योंकि चीन के सामने बहुत बड़ा गोल है और वो है न्यू वर्ल्ड आर्डर
चाइनीज़ मॉडल। पुराने ज़माने में एक रोमन एम्पायर हुआ करती थी और फिर उस रोमन एम्पायर के दो हिस्से हो गए थे। आधी दुनिया पर रोमन एम्पायर हुकूमत करती थी और बाकी आधी दुनिया पर जो इनके कब्ज़े में थी उस पर थी बाज़ंताइन वाली, जिसका दारुल हुकूमत कांस्टेंटिनोपल जिसको कहते थे, जिसका अब नाम इस्तांबुल है। ये उसका दारुल हुकूमत था और मुसलमानों ने हज़रत उमर के ज़माने में इस दूसरी मशरक़ी रोमन एम्पायर को शिकस्त देना शुरू की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले ईरान की सुपर पावर ख़त्म की, फिर बाज़ंतीनी रोमन एम्पायर को इतने ज़ख्म लगाए कि उसके बाद जब उमवी दौर आया तो ये रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई और पूरे इस इलाके पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। उसके सारे मकबूज़ात मुसलमानों के पास आ गए। तो कहने का मतलब ये था कि जिस तरह उस वक्त दो रोमन एम्पायरें बन गई थी, तो इस वक्त भी हमें नज़र आ रहा है कि अब दो एम्पायरें हैं दुनिया में, एक अमेरिका की है और दूसरी चीन वाली न्यू वर्ल्ड आर्डर वाली एम्पायर, और इसमें वो भारत को शरीक करना चाहता है। भारत ने आबादगी के इशारे दिए हैं, मसलन ये कहना कि हाँ हम इत्तेफाक राय करते हैं कि सरहदी तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़ाहिर है ये हल करने में कुछ बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन ये कह देना ही ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम सरहदी तनाज़ात, वरना इससे पहले तो भारत और चीन का एक ऐसा मौक़िफ़ था जिससे पीछे वो नहीं हट रहे थे। चीन का मौक़िफ़ था कि ये सारा लद्दाख हमारे हवाले करो और ये अक्सा चीन का तो नाम भी मत लो, और ये अरुणाचल प्रदेश भी 2/3 हमारा है। और भारत कहता था कि जो कब्ज़ा तुमने नेफा के इलाके पर, अरुणाचल प्रदेश के इलाके पर किया है वो भी खाली करो, और ये अक्सा चीन भी खाली करो, लद्दाख के और सियाचिन के जो इलाके तुमने लिए हैं। बल्कि अयूब खान ने जो आज़ाद कश्मीर का इलाका चीन को तोहफे में दिया था वो भी हमें वापस करो। इस हद तक इनकी सख्त गीर पोजीशन थी। अब उस पोजीशन पर ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि गेम चेंजर मामला है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो चीन का रवैया है, वो आपने देखा कुछ खबरें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ मीडिया कभी नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर एक चीज़ ये भी सामने आई कि चीन ने कुछ हफ्तों से पाकिस्तान को स्पेशल प्रायोरिटी वाला मुल्क करार देना बंद कर दिया। अब वो कहता है, उनके जो भी आते हैं कम्युनिके या उनके जो लोग बात करते हैं, उनके प्रोफेसर या थिंक टैंक, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। यानी मुरग़्ग़र पराठे से सादा रोटी पर बात आ गई है। तो ये बात पाकिस्तान के लिए परेशान कुन होनी चाहिए। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि चीन इंडिया को करीब लाने के लिए पाकिस्तान को पीछे कर रहा है, नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। हालिया दौर में पाकिस्तानी वफूद से जो मुलाकातें हुई हैं चीन में, उनमें उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो ये है कि हमारी सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है, हम इस सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमिन नहीं है। चीनियों पर मसलसल हमले होते हैं और पाकिस्तान उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सक रहा। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो ये पूछते हैं हैरत से, पहले तो तवज्जो दिलाते थे, अब पूछते हैं कि क्या माजरा है कि सी पैक पर काम नहीं हो रहा। सी पैक पर काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के वज़ीर जब उठते हैं कहते हैं कि सी पैक गेम चेंजर है, लेकिन गेम चेंजर है कहाँ? आसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर, उनके बयान को सुनकर लोगों को हंसी आई होगी कि अब जो सी पैक का जो फ़ेज़ 2 शुरू होने वाला है उससे इनकलाब आएगा। अरे भाई, फ़ेज़ 1 कहाँ है? चीन उसके बारे में पूछ रहा है और चीन ने कहा है कि 10 साल हो गए सी पैक और काम जो रुका हुआ है। और फिर इसके तहत पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान अपने इलाके में, अपने मुख्तलिफ इलाकों में 10 इकोनॉमिक जोन बनाएगा, एक भी नहीं बना। ये क्या माजरा है? और वो लतीफ़े के बाद तो मुझे कुछ यूँ लगता है कि जैसे सी पैक पर पहले पैर रखा था रहील शरीफ ने और इमरान खान ने धरनों की सूरत में, फिर बिजू बाजवा आ गया, उसने सी पैक पर एक पाँव रखा और एक पाँव इमरान खान ने रखा, सी पैक बंद हो गया। तो उनके बाद आ गए शहबाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत को 3.25 साल हो गए और इन्होंने लगता है कि दोनों पाँव सी पैक की पाइपलाइन पर रख दिए हैं कि इसको तो चलने ही नहीं देना, इसका दम घोंट देना है। कुछ इस तरह का माजरा लग रहा है। और तकरीरें सुनिए आप, सी पैक से इनकलाब आ गया, सी पैक से बिजली की किल्लत ख़त्म हो गई। बिजली की किल्लत जो ख़त्म हुई है वो सबको पता है कि आपकी हुकूमत ने तो बिजली की जो कंपनियां, वो क्या कहते हैं उनको, IPPs, उनके साथ जो मामला तय किए, उनके नतीजे में कुछ चूमर निकाल दिया आपने आवाम का। तो खैर उसको छोड़े, वो एक अलग बहस है। कि बल्कि चीनी हुकाम ने एक मौके पर
पाकिस्तानियों से ये भी कहा कि सी पैक पर संजीदा हो जाए। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप संजीदा हो जाएं, यानी आप संजीदा नहीं हैं। तो चीन इस वजह से अब हमें अपनी प्रायोरिटी से ग्रेडिंग उसकी थोड़ी कम कर रहा है। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। और बाकी जो सरकारी दानश्वर है जो कहते रहे कि शहबाज शरीफ ने मेला लूट लिया, चीन ने मोदी को बेइज्जत करके निकाल दिया, ये सब जो मर्जी कहें, हकीकत से अगर आंखें चुराएंगे तो नुकसान भारत का नहीं हमारा है। अच्छा, मुझे जो नज़र आ रहा है ना वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि नए वर्ल्ड आर्डर में चीन भारत को रखे और पाकिस्तान को ना रखे। उसकी पहली तो एक सरसरी वजह दोस्ती, चीन की स्ट्रेटजिक ज़रूरियात, उनसे हटकर वो ये है अगर पाकिस्तान को इस वर्ल्ड आर्डर से, इस नए ब्लॉक से बाहर रखा जाता है तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कैंप में चला जाएगा और अमेरिका गोया के चीन के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा। और चीन का जो नया वर्ल्ड आर्डर है वो फिर मतलूबा अहदाफ को हासिल करने से बहुत पीछे रह जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि चीन के बॉर्डर पर अमेरिका बैठा हो और अमेरिका चीन भारत के बलबूते पर अमेरिका को चैलेंज आसानी से कर सके। इसलिए पाकिस्तान को निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दरमियानी रास्ता जो हमसे ज़्यादा चीन समझता है वो ये है कि चीन पाकिस्तान और इंडिया में ताल्लुकात बहाल कराना चाहता है। ये बात आप आने वाले बरसों में देख लेंगे कि चीन की कोशिश होगी, वो चाहे भारत में हमेशा तो मोदी की हुकूमत नहीं रहनी। मुझे तो लगता है ये अगले इलेक्शन में मोदी साहब बाहर हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर कांग्रेस की हुकूमत आ गई या ऐसी हुकूमत आ गई जिसको लीड कांग्रेस कर रही होगी, तो इस बात के रोशन इम्कान आते हैं कि पाकिस्तान और भारत में जंग के हालात ख़त्म हो जाए और एक किस्म का चलिए फ्रेंडशिप ना सही, वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसी हो जाए कि जिनमें दोनों मुल्कों को अपनी अपनी मईशत अवामी और मुल्क की तरक्की पर सरफ करने का मौका मिल सके। और ये हथियारों की दौड़ जो भारत के लिए भी गलत है और पाकिस्तान को तो खैर मजबूरन करना पड़ती है, क्योंकि अगर भारत इतने ज़्यादा हथियार इकट्ठा ना करे तो पाकिस्तान की तो मईशत कमज़ोर है। वो तो बहुत खुशी ज़ाहिर करेगा पाकिस्तान कि ये हथियारों की दौड़ ख़त्म हो रही है, अब हम ज़रूरी हथियार रखेंगे, जितने हैं उतने उनकी एक ख़ास सतह रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। इस वक्त तो दौड़ लगी हुई है दोनों मुल्कों में मिसाइल बनाने की और पता नहीं क्या क्या बनाने की, तो वो दौड़ ख़त्म हो जाएगी अगर ये हुआ। अच्छा, अगर ये हुआ तो ये एक मोजज़ा होगा, लेकिन तारीख़ में ऐसे मोजज़े होते रहे हैं और ये भी होता है कि मोजज़ा होते होते कोई खंडत पड़ जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है और फिर तबाही की तरफ दुनिया चल पड़ती, ये भी होता है। लेकिन मुआवजे भी होते हैं। अगर चीन का ये न्यू वर्ल्ड आर्डर इस बुनियाद पर चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में अच्छे तल्लुकात, चलिए दोस्ती न सही, अच्छे तल्लुकात करके इस वर्ल्ड आर्डर को बढ़ाया जाए, तो फिर दुनिया में एक तवाज़न पैदा हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका तबाह हो जाए, वो इतना ज़ालिम है कि उसे तबाह हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अमेरिका न रहा तो फिर पाकिस्तान और इंडिया चीन के सूबे होंगे। चीन की मुहीब ताकत है इस वक्त, हमें नज़र आ रहा है कि चीन के पास बहुत मुहीब ताकत है और अगर वो पता नहीं फिर क्या नक्शा बनेगा अगर अमेरिका आउट हो जाता है दुनिया के मंजरनामे से। लेकिन फ़िलहाल आप तसल्ली रखिए, 50 साल कुछ नहीं होने वाला इस हवाले से। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया लड़ाई ख़त्म कर दें और चीन के साथ मिलकर एक मुश्तरका तरक्की की साझेदारी में शरीक हो जाएं, तो चीन को तो बेपनाह फ़ायदा होगा, पाकिस्तान और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सिलसिला पिछले 75-80 साल से चल रहा है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर आप गुर्बत का पैमाना देख लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान में करप्शन भी है, लूट मार भी है, सरकारी रियासती इदारों की अदम तवज्जो भी है जो आवाम को किसी गिनती में नहीं समझते। लेकिन बुनियादी वजह ये कशीदगी है दोनों मुल्कों की, तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, चलते चलते मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ पर PTI के ये जो लफंगा पार्टी है, PTI के गुलगपाड़ा ग्रुप सोशल मीडिया, इसने एक ऐसा हमला किया है जो बड़ा अजीब व गरीब है और इससे पहले इतना अजीब व गरीब हमला PTI की तरफ से नहीं किया गया और ये इसका नुकसान खुद PTI को हुआ है।
हमला ये किया गया कि मरीम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में ये जो पोर्टेबल या मूवेबल बाथरूम टॉयलेट नस्ब करने का फ़ैसला किया और साथ में एक तस्वीर जारी की कि ये है वो बाथरूम जो हम लगा रहे हैं वहाँ। अच्छा, अब पीटीआई ने कहा कि ये तस्वीर तो 2023 की है और OLX की वेबसाइट से उठाई गई है, लिहाजा मरीम साहबा ने झूठ बोला। मरीम नवाज़ का एक और झूठ पकड़ा गया, एक और फ्रॉड पकड़ा गया। अंदाज़ा करें इसमें झूठ क्या है और फ्रॉड क्या है। मरीम नवाज़ का ट्वीट सिंपल था कि ये जो नज़र आ रहा है बाथरूम, ये हम लगा रहे हैं, नस्ब कर रहे हैं या दे रहे हैं सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के लिए। दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप इस पर रिसर्च करें, इस पर आप खोज लगाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, फिर कहें कि नहीं झूठ बोल रही हैं पंजाब की वज़ीर आला, कोई बाथरूम नहीं दिया गया। एतराज़ का किया कि ये 2023 की तस्वीर है, यानी इनके ख्याल है कि जो बाथरूम हुकूमत ने दी है तो तस्वीर भी 2025 की और वो भी सितंबर की 3 तारीख की होनी चाहिए थी। ये एतराज़ है उनका। इसमें फ्रॉड निकाल लिया उन्होंने, इसमें धोखा निकाल लिया, इसमें झूठ निकाल लिया। और फिर ये तो चलिए ये था, कुछ लोगों ने मसलन शहबाज गिल ने, इस तरह के लोगों ने ये ट्वीट किया कि मरीम नवाज़ का बाथरूम स्कैंडल पकड़ा गया। अब अगर आप किसी भी शख्सियत के बारे में ये कहें कि उसका बाथरूम स्कैंडल पकड़ा गया तो जहन किस तरफ जाता है? उसी तरफ जाता है जिस तरफ पीटीआई ले जाने की कोशिश कर रही है। इसका नुकसान पीटीआई को कैसे हुआ? क्योंकि लोगों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि इसमें झूठ है या फ्रॉड है। भाई खबर आती है ना वेबसाइट पर कि फ़लाँ जगह खुदा न खासा किसी फोकर जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया या उसे आग लग गई या कुछ हो गया, तो साथ में उस फोकर जहाज़ की तस्वीर होती है, उस मॉडल की तस्वीर होती है जिस मॉडल से ताल्लुक़ रखने वाला जहाज़ गिरा है। अब कोई एतराज़ करे कि जनाब ये तो वेबसाइट ही झूठी है, ये तो फोकर तैयारा जो है ये तो वो है ही नहीं जो गिरा था। जो गिरा था उसके पर तो एक हरे रंग की पट्टी थी, तो इसके ऊपर तो हरे रंग की पट्टी नहीं है, ये फ्रॉड है। हालांकि वो फाइल फ़ोटो होता है रीडर को ये बताने के लिए कि फोकर जहाज़ ये है, इसी तरह का फोकर जहाज़ गिरा है। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। मसलन किसी की कार चोरी हो जाए तो किसी कीमती मॉडल की, सपोज़ मर्सिडीज़ चोरी हो गई है, तो वो मर्सिडीज़ की फ़ोटो लगा देंगे और नीचे छोटा सा लिखा होगा फाइल फ़ोटो। मतलब है कि लोगों को पता चले कि ये है मर्सिडीज़ कार। अब ये नहीं है कि जो चोरी हुई उसी का फ़ोटो अखबार वाले ढूंढ कर लाएंगे और वो लगाएंगे कि ये मॉडल चोरी हुई। तो ये एक ऐसा अहमकाना, यानी इनकी अपनी शामत आ गई है और इन्होंने ये हमला करके एतराफ़ कर लिया है कि इनके पास मरीम नवाज़ की हुकूमत पर एतराज़ करने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं है। और अब ये इस बात को इशू बना दिया इन्होंने कि ये फ़ोटो तो पुरानी है। भाई चैलेंज करने वाली बात एक ही है कि ये जो हुकूमत ने दावा किया है कि वो ये बाथरूम पोर्टेबल या मूवेबल जो बाथरूम वो लगा रही है सैलाब ज़दा इलाकों में, ये सच है कि झूठ है? तो बता दें, जाकर कैंपों में दौरा करें और कहें कि हमें तो कहीं वो ऐसा बाथरूम नज़र नहीं आया, झूठ बोल रहा है। लेकिन इनकी जो शामत है ना, वो इसी तरह इनको जलील कर रही है और साथ ही ये बता रही है कि इनकी जहनीत कितनी गंदी है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।